नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल किड्स प्ले टू जूनियर क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं कक्षा 6 के अंतर्गत अध्याय 4 पौधों को जानिए। तो इसके अंतर्गत जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पौधों को जानिए चैप्टर के अंतर्गत, तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं? पौधे के बारे में हम पढ़ेंगे, शाख झाड़ी और वृक्ष के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आगे विसर्पी लता, आरोही लता, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तना और तना के क्या कार्य हैं और तना के जो प्रमुख भाग हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इसी प्रकार पत्ती के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और पत्ती को जो श्रावन्यास है, जालिका रूपी समांतर श्रावन्यास, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उसके बारे में भी, और पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आगे जड़ के बारे में भी अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। मूसला जड़ और जो एक और जड़ है रेशेदार जड़, झकड़ा जड़, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जो टॉपिक उसको। सबसे पहले देखेंगे हम पौधे के बारे में कि पौधे क्या होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पौधे के विभिन्न भागों में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उनके बीच अंतर समझने में सहायता मिलती है। पौधे के जो विभिन्न भाग हैं उनके बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त हो जाए तो इससे हमें किस प्रकार सहायता मिलेगी कि हम पौधे के बीच जो अंतर होते हैं विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच उनको समझ सकेंगे। तो क्या आप इस पौधे में के जो तने हैं, शाखाएं हैं, जड़ हैं, पत्ती इत्यादियों को नामांकित कर सकते हैं? हाँ, तो इनको अपन देखते हैं कि क्या होता है। तो जो पौधा है इसका जो नीचे का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? मूल तंत्र कहलाता है। इस मूल तंत्र में जो सबसे ये जो जड़ है आपकी, ये क्या है? प्राथमिक मूल है। और इसके जो अलग से जो प्राथमिक मूल है या जड़ से जो शाखाएं निकली हैं और तो उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक मूल कहते हैं। आगे देखेंगे जो इनमें ये पत्ती कहलाती हैं। पौधे का जो भाग है ये पत्ती है। और ये क्या है? ये इसके पुष्प हैं या फूल हैं। और ये है जो क्या है? ये फल है। आगे देखेंगे इनको पत्ती के रूप में आप जान चुके हैं। और ये क्या है? इस जो लंबी शाखा गई हुई है इधर, वो है एक तना। ये तना कहलाती है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके ठीक आगे शाख झाड़ी वृक्ष के बारे में कि शाख और झाड़ी और वृक्ष क्या होते हैं। तो इनमें एक जो पौधों का संपर्क है इस साड़ी के माध्यम से हम समझते हैं कि शाख क्या होता है, झाड़ी क्या होता है, वृक्ष क्या होता है। तो जो एक पौधा है टमाटर, तो ये क्या है? एक प्रकार का शाख है। ये क्यों है? क्योंकि ये हरा होता है। तो अर्थात जो शाख के पौधे होते हैं तो कैसे होते हैं? हरे भी होते हैं, कोमल होते हैं और हरे और कोमल होते हैं। आगे देखें जो वृक्ष है, तो वृक्ष का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे पौधे का नाम है आम, तो इसमें जो ऊंचाई है तो क्या होती है इसकी? बहुत लंबे होते हैं आमतौर पर जो वृक्ष होते हैं, और अधिक मोटे भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। और इसमें जो शाखा निकलती हैं वो कहाँ निकलती हैं? तने के ऊपर से निकलती हैं। आगे देखेंगे झाड़ी के बारे में कि झाड़ी क्या होती है। तो एक झाड़ी का उदाहरण ले लेते हैं नींबू के पेड़ का, नींबू की झाड़ी का। तो ये इसकी लंबाई क्या होती है? ना अत्यधिक छोटा होता है ना बहुत ही लंबा होता है। तो क्या होता है? थोड़ा लंबा होता है। और इसकी अगर कठोरता की बात करें तो इसमें थोड़ी बहुत कठोरता होती है। और इसमें तने के जो शाखाएं हैं कहाँ से निकलती हैं? तने के आधार से निकलती हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम जो अंतर था शाख, वृक्ष और झाड़ी में वो समझ चुके हैं। तो आगे देखते हैं। आगे देखेंगे शाख, झाड़ी, वृक्ष से संबंधित कुछ और परिभाषाएं इनके बारे में, किसको शाख कहते हैं, किसको झाड़ी और किसको वृक्ष। तो इन लक्षणों के आधार पर जो हमने अभी ऊपर सारणी के माध्यम से लक्षण देखे थे उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग कौन कौन से होंगे? शाख हो सकता है, झाड़ी हो सकता है और वृक्ष। इन तीनों भागों में या वर्गों में बांट सकते हैं हम किसी प्रकार के पौधे को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर ही चित्र 4.3 में जैसे दर्शाया गया है कि ये जो है वो किसका पौधा है? एक प्रकार की झाड़ी है। ये क्या है? एक प्रकार का शाख है। और ये जो वृक्ष देख रहे हैं आप भी सी नंबर वाला, तो ये क्या है? एक प्रकार का एक वृक्ष है। तो आप इनके अंतर समझ ही चुके हैं इसके पहले। और आगे देखेंगे जो हरे एवं कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शाख कहलाते हैं। तो जो हरे और कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? शाख कहलाते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें पत्तियां हैं या हरा रंग जो इसका है हरा है। और कोमल तने वाले पौधे, इसका तना भी आप देख पा रहे होंगे कितना मामूली है, कोमल सा है। और आगे देखेंगे ये सामान्यतः क्या होते हैं? छोटे होते हैं, वृक्षों की तुलना में या झाड़ियों की तुलना में छोटे होते हैं। और इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। इनमें ऐसा होता है थोड़ी सी शाखाएं होती हैं, इनमें अत्यधिक शाखाएं नहीं होती हैं वृक्ष और झाड़ी की तुलना में। तो वो क्या कहलाते हैं? शाख कहलाते हैं। आगे देखेंगे झाड़ी के बारे में। तो झाड़ी क्या होती है? कुछ पौधों में जो शाखाएं होती हैं
तने के आधार से समीप से निकलती हैं तथा तना कठोर होता है, परंतु अत्यधिक अत्यधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। तो अब झाड़ी के बारे में समझेंगे कि झाड़ी किसे कहते हैं। ये वृक्ष जो आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? ये झाड़ी है। तो इस पौधों में क्या होता है? शाखाएं जो होती हैं तने से लेकर के, इसका जो तना है इस प्रकार का, ये तना जो है इधर इसके समीप से ही इस प्रकार से अलग अलग शाखाएं निकलने लगती हैं समीप से, आधार से ही। और इसका तना जो होता है वो कठोर होता है, किसकी तुलना में? शाक की तुलना में। लेकिन अत्यधिक मोटा नहीं होता है, किसकी? ये वृक्ष का जितना जो तना है वो मोटा होता है जितना, इतना झाड़ी का तना मोटा नहीं होता है। तो इसे क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। आगे देखते हैं। कुछ पौधे जो बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके जो तने हैं वो सुदृढ़ होते हैं एवं गहरे भी होते हैं, और इनमें जो शाखाएं हैं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। तो वृक्ष किसे कहते हैं? आप देख पा रहे होंगे ये वृक्ष है, ये आम किसी प्रकार का पेड़ है। तो वृक्ष किसे कहते हैं? कोई भी प्रकार का उदाहरण ले सकते हैं आप, जैसे आम का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ हुआ, इमली का पेड़ हुआ, या किसी प्रकार के फल का या कोई भी प्रकार का वृक्ष। तो इसमें इनकी विशेषता क्या होती है? ये सामान्यतः पौधे से अधिक ऊंचे होते हैं, और इनके जो तने होते हैं वो सुदृढ़ होते हैं एवं गहरे भी होते हैं। अगर इनके ऊंचाई की बात करें, इनकी शाखाओं की, तो इनके जो तने से काफ़ी ऊंची ऊंचाई के बाद इसके तने निकलते हैं, इससे ऊपर शाखाएं निकलती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम बिसर्पी लता के बारे में और आरोही लता के बारे में। तो बिसर्पी लता किसे कहते हैं? जो कमजोर तने वाले जो पौधे होते हैं, जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं जिसके कारण से, तो इन्हें क्या कहते हैं? बिसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे जो होते हैं वो पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? आरोही पौधे कहलाते हैं। इस प्रकार के पौधे ये शाख, झाड़ी तथा पेड़ों से भिन्न होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे जो बिसर्पी लता होती है तो वो क्या होती है कि जो इसके तने होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं इस प्रकार से। तो ये मतलब किसी पेड़ या झाड़ी या शाख की तरह नहीं होते हैं। तो ये इस प्रकार से फैले रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो बिसर्पी लता है इस प्रकार से फैली हुई होती है। जैसे आपने कहा होगा अगर तो तरबूज खाया होगा या उसको उगते हुए देखा होगा कहीं भी खेतों में, तो इसी प्रकार से उनकी लताएं जो होती हैं इस प्रकार फैली रहती हैं ज़मीन पर ही। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जो जड़ें हैं किसी पौधे की या लकड़ी की सहायता से ऊपर चढ़ती जाती हैं इस प्रकार से, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आरोही लता। इस प्रकार का जो है दृश्य, ये आरोही लता का उदाहरण है। आगे देखेंगे तने के बारे में कि तना क्या होता है। तो अपने जो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं आप उनको देखें तथा उनके जो तने पर पाई जाने वाली जो विभिन्न संरचनाएं होती हैं एवं उनके जो भाग हैं उनको आप देख सकते हैं, तथा उनका जो अवलोकन करने की तुलना के बाद अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से तुलना करें उसकी। और आपने क्या देखा? तना जो है इसमें आपने देखा होगा कि तने में पत्तियां भी होती हैं, शाखाएं भी होती हैं, कली भी होती हैं, फल भी होता है और फूल भी होते हैं। तो तने के अंदर क्या क्या होता है इसके बारे में आप समझ ही चुके होंगे, इसके अच्छे से एक बार देख लेते हैं। तो तने में जैसा आप देख पा रहे होंगे कि तने में आपका जो है पत्ती भी हैं, फल भी हैं और फूल भी हैं और इसमें कई प्रकार की अनेक शाखाएं भी हैं। तने में अनेक प्रकार की कली भी हैं, तो आप इन्हें देख पा रहे होंगे। तो आप इसके प्रकार समझ सकते हैं आप कि तने में क्या क्या होता है। तने में पत्तियां भी होती हैं, शाखाएं भी होती हैं, कली भी होते हैं और फल व फूल भी होते हैं। आगे देखेंगे तना के कार्य के बारे में कि तना क्या कार्य करता है एक पौधे में या किसी प्रकार के वृक्ष या झाड़ी में या शाख में। तो तने का जो कार्य होता है इसके लिए अपन एक उदाहरण से समझते हैं कि एक जो गिलास लेते हैं अपन और इसमें 1/3 जल से इसे भर देते हैं। इस प्रकार से एक गिलास जो अपन लेते हैं उसको और 1/3 जल इसका जल से भर देते हैं इसको। तो आगे देखते हैं जल में, और जो जल है उसमें स्याही, कुछ लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल देते हैं जिससे इसका जो कलर है वो इस प्रकार से लाल हो जाएगा। तो शाक के जो तने हैं उसको गिलास में रखें। इस प्रकार से आपको रखना है। जो गिलास है जिसमें 1/3 जल भरा हुआ है और लाल स्याही की कुछ बूंदें डली हुई हैं, तो इसमें आप इसके साग साग का जो पौधा है इसको आप इसमें रख दें जल में। अगले दिन, जो अगला दिन है इसके दिन आप देखेंगे इनकी शाखाओं का जो अवलोकन करेंगे, जो इस प्रकार की तने की जो शाखाएं अलग अलग निकली हुई हैं, तो इनका अवलोकन आप जैसे ही करेंगे इसका अगले दिन, तो आप इसमें जो शाक का कुछ भाग है इसमें आप देखेंगे कि इसका कुछ भाग लाल हो गया है। तो इस क्या वजह रही होगी ऐसी कि जिससे ये लाल हो गया है जो तनाया पौधा है। तो आपने देखा होगा कि तने में जो रंग है वो ऊपर चढ़ गया है। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और श्राव में भी आ जाता है। जैसे आपने एक दिन के लिए रखा, तब तक देखा आपने कि जो लाल स्याही कुछ बूंदें थी जल में, तो उसके कारण से जो जल था वो शाक के कुछ भाग तक लाल नजर आने लगा है, क्योंकि जो तना है उसमें रंग ऊपर चढ़ गया है लाल रंग। अगर इसे लंबे समय तक और रखा जाता है, काफ़ी, जैसे 1 सप्ताह तक या 5-6 दिन तक,
तो रंग जो है पत्तियों तक भी पहुंच जाता या इसकी सिराओं तक भी पहुंच जाता, तो वो पत्तियाँ और जो सिराएँ हैं वो भी लाल दिखाई देने लगती। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग जो है वो यहाँ तक कैसे पहुँच गया? मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो जानना चाहता है कि क्या क्रिया हुई कि जिसके कारण से जो है तने के कुछ भाग या तने की जो पत्तियाँ सिराएँ हैं वो लाल हो गई। तो आइए इसको समझते हैं किस क्या कारण रहा। आगे देखते हैं, जो यह क्रियाकलाप था इसमें हमने देखा कि जो जल है वो तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। तो हम कह सकते हैं कि तना जो है वो जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में अगर विलीन जो खनिज होते हैं जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। तो आपने देखा होगा कहीं भी किसी प्रकार की जो आपकी खेती कर होती होगी अगर आपके स्थानों पर, तो आप देखते होंगे कि उधर उसके पेड़ की जो जड़ें होती हैं या कोई प्रकार तना होता है उसकी जड़ के पास में खाद डालते हैं, किसी प्रकार की दवाई डालते हैं, कोई खनिज तत्व डालते हैं या उसको सिंचाई करते हैं, तो वो तने तक कैसे पहुंचता है जल? तो वो पहुंचता है कैसा? तो जैसे जिस प्रकार से आपने देखा होगा अभी पहले परीक्षण किया कि लाल स्याही जो थी इसके पौधों के कुछ भाग तक या इसकी सराहों तक या पत्ती तक पहुंच पहुंच गई थी। तो इसी प्रकार से जो खनिज होते हैं या जल होता है या किसी प्रकार कोई रासायनिक तत्व होता है, तो वो इसी प्रकार से इसमें ऊपर की ओर चढ़ जाता है, जिससे इसकी पत्तियाँ, इसकी सराह और इसके प्रत्येक भाग में पहुंच जाता है। तो आप इसको देख भी पा रहे होंगे, जो तने का यह दृश्य जिसमें तने में जल ऊपर चढ़ता है वो किस कारण चढ़ता है? तो तने का जो खुले सिरे का जो विवर्धित दृश्य है इस प्रकार से इसमें इस प्रकार का दृश्य होता है। इधर जो कली कटी हुई दिखाई पड़ रही है आपको, इसमें इस प्रकार का दृश्य दिखाई पड़ेगा, जिससे इस क्रिया के द्वारा ही आपको इसमें तने में जो जल है उसका संबंध ऊपर की ओर होता है। तो आगे देखते हैं पत्ती के बारे में। जो एक पेड़ या पौधा होता है तो उसमें एक भाग तने के अलावा पत्ती का भी होता है, तो पत्ती के बारे में जान लेते हैं कि पत्ती क्या होती है। तो यह तने से किस प्रकार जुड़ी होती है? तो पत्ती जो है वो तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है। और पत्ती के जो चपटे हरे भाग को क्या कहा जाता है? फलक कहते हैं। तो पत्ती है एक प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, इसका जो भाग है तने से जुड़ा हुआ है। तो तने से जिस भाग से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं। तथा पत्ती का जो हरा रंग, चपटा हरा रंग होता है, चपटे हरे भाग को क्या कहा जाता है? इसको इसको कहते हैं फलक। आगे देखते हैं पत्ती के बारे में और संबंधित तथ्य। तो पत्ती जो होती है, पत्ती की जो इन रेखित जो संरचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सिरा कहा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे जो पत्ती है, इस पत्ती में जो रेखित संरचनाएं बनाई गई हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सिरा। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? तो हाँ, पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा भी हमें दिखाई दे रही है, इसे मध्य सिरा कहते हैं। तो पत्तियों के बीच में जो जो इन रेखित संरचनाएं हैं इनको क्या कहते हैं? इनको तो कहते हैं आप सिरा, लेकिन जो इसमें जो मध्य में एक रेखा दिखाई पड़ रही है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मध्य सिरा। पत्तियों पर सिरा द्वारा जो बनाए गए डिजाइन होती है उसे क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। और पत्तियों पर जो सिराओं द्वारा जो बनाई गई डिजाइन होती है उन्हें क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। आगे देखते हैं, यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो यह सिरा विन्यास क्या कहलाता है? जाल का रूपी सिरा विन्यास कहलाता है। और यह जो सिरा विन्यास है इस प्रकार अगर होता है सिरा विन्यास, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जाल का रूपी सिरा विन्यास। आगे देखते हैं, आपने देखा होगा कि जो घास की पत्तियां होती हैं उनमें यह सिराएं एक दूसरे से के समांतर होती हैं। ऐसे शिराविन्यास को क्या कहते हैं? ऐसे शिराविन्यास को कहते हैं समांतर शिराविन्यास। चलिए आगे देखते हैं पत्ती के बारे में। जो बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो देख लेते हैं। बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो स्वस्थ भली भांति का जो संचित है और धूप में रखे हुए जो एक पौधा है उसको आप लें और किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। तो आप जैसे कोई भी स्वच्छ पौधा या साफ सुथरा पौधा लेते हैं जो सिंचित हो भली भांति और धूप में रखा हुआ पौधा हो, तो उसके आप जो एक सिरा है तो उस तरह को इस पन्नी की सहायता से इस प्रकार एक धागे से आप बांध देते हैं और कुछ घंटों के बाद आप देखते हैं इस पॉलीथीन जो दूसरी पॉलीथीन थी उसकी खाली थैली पर भी आप धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों बाद देखते हैं आप जो पॉलीथीन है उसकी थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखते हैं जैसे ही, तो आपको देखने को मिलेगा कि थैली के अंदर जो है जल की बूंदें दिखाई देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? किस थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? तो क्या आप बता सकते हैं बूंदें जो जल की हैं वो कहाँ से आई हैं इस थैली के अंदर?
तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो जल की जो बूंदें हैं ये, तो यह पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो जल की जो बूंदें होती हैं वो पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम में पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में भी छोड़ते हैं। जो यह क्रिया होती है बाष्पोत्सर्जन की, तो इस क्रिया के द्वारा जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आगे देखते हैं पत्ती के कुछ और जो एक और क्रिया है प्रकाश संश्लेषण, इसके बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? परंतु जो पत्तियां हैं प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में, जो हरा रंग का एक पदार्थ है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो जो पत्तियां हैं प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जो जल है एवं कार्बन डाइऑक्साइड है इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पत्तियों के जो प्रकाश के और हरे रंग की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाती हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इस प्रक्रम में जो क्या होता है? ऑक्सीजन निष्कासित होती है और पत्तियों द्वारा संश्लेषित जो भोजन होता है अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए थे उनसे हमने देखा कि तना जो है वो पत्ती को जल तक पहुंचाता है। तने का कारण क्या है? कि वो पत्ती को जल तक पहुंचाता है। आगे देखेंगे पत्ती क्या करती है? पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है, ये भी अपन देख चुके हैं। आगे देखेंगे पत्तियों से जो जल है उसकी कुछ मात्रा का ह्रास हो जाता है बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा। और जो तने हैं, तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? यह कार्य जड़ें करती हैं। तने और पत्ती को जल कहाँ से प्राप्त होता है? यह होता है जो तना होता है उसकी जड़ों के द्वारा यह जल प्राप्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया थी इसमें क्या हुआ? इसमें आप देख सकते हैं कि जो हरा रंग का जो पदार्थ है, जो पत्तियां हैं, तो इसमें जो हरा रंग का जो पदार्थ होता है क्लोरोफिल, इसकी उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं लोग कि अपना भोजन बनाती हैं पत्तियां। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जो अभिक्रिया की जाती है तो ऑक्सीजन इसमें निष्कासित होती है। और बैगनी का जो पत्ती का जो रंग है बैगनी रंग का, इसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल, हरे रंग का पदार्थ। तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं जड़। तो पौधे का एक भाग और हम इससे पहले देख चुके हैं क्या? कि पौधे में तना भी होता है, पत्ती भी होती है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब देखेंगे हम पौधे का एक और भाग जो है जड़, उसके बारे में कि पौधे का ये जड़ है क्या काम करता है या किस लिए होता है। तो आगे हमने देखा कि पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। तो जड़ें जो हैं वो पौधे को मिट्टी में मजबूत से जमाए या जकड़े रहती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिर कहा जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो तना है एवं पत्तियां हैं विभिन्न प्रकार की होती हैं। हम इससे पहले देख चुके हैं कि जो तना है अलग अलग पौधों का तना है वो अलग अलग प्रकार का होता है। अलग अलग वृक्ष जो हैं उसमें पत्तियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, किसी की चौड़ी होती है, किसी की सकरी होती है, किसी की लंबी होती है। और तने भी किसी के मोटे होते हैं, किसी के पतले होते हैं, किसी के बिल्कुल बारीक होते हैं, जिससे वो ज़मीन पर ही फैले रहते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि जड़ों में विविधता पाई जाती है क्या? कि अलग अलग पौधों की या वृक्षों की या शाख की जड़ें भी अलग अलग दिखाई पड़ती हैं या विविधता इनमें होती है, इस को भी हम समझेंगे। तो हमने जैसे ही देखा कि जो एक चना लिया और चने को कुछ दिन के लिए हमने ऐसे रुई में लपेट करके, गीली सी रुई में लपेट करके इसको हमने रख देते हैं जैसे। तो एक दिन बाद हम देखेंगे या 2 दिन बाद देखेंगे तो इसमें कुछ अंकुर निकलने लगते हैं। इस प्रकार से सफ़ेद सफ़ेद अंकुर निकलने लगते हैं, नवोद्भिद निकलते हैं रुई पर ही चने के द्वारा। तो यह क्या क्रिया होती है? अंकुरित क्रिया होगी। इसको तो अंकुरण हो गया चना का। हुआ किससे? इसको पानी से भिगो कर रखा जब रुई को, इसमें नमी हुई तब। आगे देखते हैं जो जड़ें हैं इनके बारे में। तो आपने देखा जो जड़ रहित खरपतवार है, इसमें जड़ सहित है, इसमें जड़ है, पौधे की जो जड़ है इस प्रकार से वो गमले में डूबी हुई है। इसमें मिट्टी से और जल से यह भाग भरा हुआ है। और एक जो पौधा है वो हमने बगीचे से लाए और इसको हमने बिना जड़ के, इसकी जड़ें जो है वो काट दी और इसको हमने गमले में या किसी प्रकार की जो मिट्टी का पात्र है उसमें हमने रख दिया और मिट्टी भर दी और उसमें पानी की सिंचाई भी हम करते रहे। तो ये जड़ रहित खरपतवार है। तो इसमें होगा क्या कि इसमें अगर जल का हम डालेंगे इसमें जड़ सहित खरपतवार में तो इसका जो हरा भरा पौधा बने रहेगा। लेकिन इसमें अगर जड़ नहीं है तो ये कुछ दिनों बाद जो मिट्टी में भले ही लगा दिया जाए लेकिन ये अपना पौधा नहीं बना पाएगा, यह पौधा बेकार हो जाएगा कुछ दिनों बाद। तो आप देख पा रहे होंगे कि जड़ों के द्वारा पौधे की एक जो भाग जड़ है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें जड़ के द्वारा ही जो खनिज हैं या रासायनिक तत्व हैं वो पौधे के ऊपर पत्ती या शाखाओं तक पहुँचते हैं।
तो अब देखते हैं हम जड़ के जो विभिन्न भाग हैं उनके बारे में कि जड़ के किस किस प्रकार की जड़ होती हैं। तो उनमें से कुछ भाग देख लेते हैं। तो जिन पौधों की जड़ें इस प्रकार की दिखाई देती हैं, चित्र 4.17 का जो ए है इस प्रकार से, तो उन्हें क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहा जाता है तथा छोटी जड़ों को क्या कहा जाता है? पार्श्व जड़ कहते हैं। और जिन पौधों की जो जड़ें हैं 4.17 बी के समान दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, लेकिन जो सभी जड़ें एक समान दिखाई पड़ती हैं, तो इन जड़ों को क्या कहा जाता है? झकड़ा जड़ और रेशेदार जड़ कहा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे इस पौधे को देखेंगे आप, तो इस पौधे में है क्या? इस प्रकार का जो पौधा है इसमें जो जड़ें निकलती हैं, एक मुख्य जड़ होती है, उसे कहते हैं मूसला जड़। तथा इसके जो बारीक बारीक और जड़ें निकलती हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं हम पार्श्व जड़ कहते हैं। इसी प्रकार से जो एक और अन्य पौधा है, इसमें क्या है कि आप जड़ें देख रहे होंगे, इसकी एक मुख्य जड़ इसमें नहीं होती है, लेकिन जो जड़ें हैं जो बराबर समान एक रूप में निकलती हुई दिखाई देती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग जड़ें पाई जाती हैं हर अलग अलग पौधे में। आप देख पा रहे होंगे, मक्का है तो इसकी जड़ अलग प्रकार से निकल रही है, चना जो है इसकी जड़ अलग प्रकार से निकल रही है। तो इस प्रकार से जड़ें अलग अलग होती हैं सब में, और जो अलग अलग पौधे हैं या शाख हैं तो उनमें अलग अलग जड़ें दिखाई पड़ती हैं। तो किन्हीं में मुख्य जड़ होती है, उसकी पार्श्व जड़ें होती हैं, मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। किन्हीं में मुख्य जड़ नहीं होती है, उनमें बराबर लंबाई की समान लंबाई की जड़ें दिखाई पड़ती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? झकड़ा जड़ कहते हैं, रेशेदार जड़ कहते हैं। आगे देखेंगे जड़ के बारे में कुछ और, जड़ के जो प्रकार या कार्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो हमने देखा कि जड़ें जो हैं वो मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जो है वो जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो हमने देखा कि जो जड़ें जो हैं पौधे की वो क्या करती हैं? वो काम करती हैं, मिट्टी से जल का जो अवशोषण है उसको करती हैं। और जो तना जो है इस प्रकार का जो आप तना देख पा रहे होंगे, या तना जी बार, तो इस तने से क्या होता है? इस तने से जो तना है जो है वो जल को एवं खनिज को पत्ती, जो इनकी जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों तक या शाखाओं तक जो पौधे खनिज तत्व हैं जले है उसको पहुंचाता है। वो काम क्या करता है? तना। तो आगे देखते हैं, पत्तियां जो हैं भोजन को संश्लेषित करती हैं तथा यह जो भोजन है वो तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर है, मूली है, शकरकंद है, शलजम है, टेपियोका है आदि को हम खाते भी हैं। आपने देखा होगा किन्हीं किन्हीं पौधों का जो कोई भाग है, किन्हीं पौधों का, जैसे आपने देखा होगा पत्ती खाने योग्य होती हैं, तो किन्हीं पौधों की आप फल खाते होंगे, तो किन्हीं पौधों के आपने देखा होगा कि आप उनकी जड़ों को भी खाते होंगे। लेकिन वो जड़ जिस प्रकार दिखाई दे ऐसी नहीं होती हैं। जड़ का अर्थात कहने का मतलब है शकरकंद की या मूली या गाजर या शलजम। तो आपने देखा होगा मिट्टी के नीचे जो उगता है वो जड़ जड़ कहलाएगा। ऊपर जो होगा उसका ऊपर वाला भाग होगा पौधा होगा। तो आप किन्हीं प्रकार के पौधों की जड़ें भी आप खाते हैं, किन्हीं प्रकार के पौधों के आप फल खाते हैं, तो किसी प्रकार के पौधों के आप फूल खाते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं। जैसे जड़ तो हमने देख लिया कि शकरकंद, गाजर, मूली, इस प्रकार से हम जड़ को भी खाते हैं। जहाँ भोजन भंडारित होता है उनको भी खाते हैं, जैसे किसी अन्य पौधे के किसी भाग में जहाँ भोजन भंडारित होगा उसको भी हम खाते हैं। जैसे आम का जो वृक्ष है उसमें फल के रूप में निकलता है आम, तो हम उसको किस भाग को खाते हैं? आम के फल वाले भाग को खाते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग जो शकरकंद है, आलू है, तो ये कहाँ उगता है? ये मिट्टी के अंदर, तो जड़ वाले भाग को खाते हैं इसके हम। आगे देखते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं तथा कौन से पदार्थ नीचे की ओर आते हैं। तो हम देख चुके हैं कि तना जो है दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है, क्योंकि कभी कभी जड़ की तरफ भी विकसित होता है, जड़ की तरफ भी फैलता है, और कहीं कहीं ये पत्ती और फूल के रूप में भी, आगे फल के रूप में भी विकसित होता है। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था कक्षा 6 के अंतर्गत अध्याय 4 पौधों को जानिए, तो इसका जो पार्ट 1 था, एक पौधे के जड़ के बारे में, तना के बारे में और पत्ती के बारे में, वो समाप्त होता है। तो इसी के पार्ट बी में हम कक्षा 6 के पार्ट 4 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पौधों को जानिए के अंतर्गत पुष्प के बारे में। तो इसका पार्ट भी जरूर देखें। पुष्प के बारे में जो जो अध्ययन है, इसके जो अलग अलग भाग हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं अगले चैप्टर में।